सिलियारी नगर में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू पढ़ाई में बहुत होशियार थी और घर के काम काज में भी बहुत तेज थी। पीलू भगवान कृष्ण गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे घर में दूध की रबड़ी बनाना बहुत पसंद था और हर जन्माष्टमी में वो गोपाल जी को भोग लगाती थी। एक दिन पीलू को विदेश में एक बड़ी कंपनी ने नौकरी के लिए लेटर आता है, लेकिन अचानक से बंटी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसकी माँ बबली उससे कहती है, पीलू तू चिंता मत कर, आखिर तेरी कड़ी मेहनत के कारण तुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल रही है। तू जाकर काम कर, यहाँ की चिंता मत कर। नहीं माँ, मैं ऐसे कैसे तुमको और पिताजी को इस हालत में छोड़कर चली जाऊंगी। नौकरियां तो आती जाती है। लेकिन तभी वहाँ कालू आ जाता है। कभी भी जाने के पहले आप अपने पिताजी के इलाज के लिए जो उधार लिए हो वो चुका कर जाओ। कालू भैया, आप क्या हमें चोर समझ रहे हैं? हम आपका उधार चुका देंगे। मैं कुछ न कुछ काम यहाँ पर ढूंढ ही लूंगी। बेटी, तुझे इस जंगल में कौन नौकरी देगा? तू कितनी होशियार है। माँ, गोपाल जी के रहते आप किसी भी बात की चिंता मत करो, ये सब संभल जाएगा। फिर पीलू जंगल में नौकरी की तलाश में भटकती रहती है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं देता है। उसे एक आइसक्रीम की दुकान दिखती है। हरिया काका, बहुत भूख लगी है, थोड़ी आइसक्रीम देना। ये लो बेटे आइसक्रीम। ये अच्छी तो है, लेकिन विदेशी स्वाद वाली है, नकली फ्लेवर्स की बनी हुई। आजकल कौन घर में मिठाइयाँ बनाता है? हरिया काका, मैं घर में बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बनाती हूँ। हर साल मैं अपने कृष्ण गोपाल जी को रबड़ी कुल्फी का भोग लगाती हूँ। उन्हें बहुत पसंद है मेरी हाथ की रबड़ी कुल्फी। तुझे कैसे पता कि उन्हें पसंद है? उनको भोग लगाने के बाद उसमें अलग सी खुशबू और मिठास आ जाती है। तो बेटी, यहाँ वहाँ क्या नौकरी ढूंढ रही हो? एक रबड़ी कुल्फी की दुकान ही खोल लो। लेकिन क्या लोग मेरी रबड़ी कुल्फी खाएंगे? मैं आइसक्रीम बेचने वाला तुम्हें कह रहा हूँ, सोच क्या रही हो? मैं तुम्हें दुकान चलाना सिखा दूंगा। देखो पीलू, तुम्हारी भक्ति से लोगों का भी भला हो सकता है। पीलू घर आकर ये बात अपनी माता पिता को बताती है और फिर उनसे इजाजत लेकर वो कृष्ण गोपाल की एक फोटो हरिया काका की दुकान में लेकर जाती है और उनके सामने वो हर रोज मटका रबड़ी कुल्फी बनाने लगती है। एक हफ्ते तक वो हरिया से मटका रबड़ी कुल्फी दुकान में बेचना सीखती है। बेटी, तेरी मटका रबड़ी कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट है। देख कितने लोग आ रहे हैं इसे खाने के लिए। तो टिल्लू वहाँ पे आता है और कहता है, वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रबड़ी कुल्फी बनाई हो। मेरी बहन की शादी में ऑर्डर दूंगा। ये सब तो कृष्ण गोपाल की दया है। पीलू हर रोज कृष्ण गोपाल जी को लगा मटकी रबड़ी कुल्फी का भोग खिलाया करती थी। बहुत जल्द ही पीलू की दुकान मुनाफे में आ जाती है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, पिताजी, अब मैं विदेश जाकर नौकरी नहीं करूँगी। यहीं रहकर मैं अपनी मटका रबड़ी कुल्फी की दुकान चलाऊंगी और हर जन्माष्टमी को मैं पूरे गांव को कृष्ण गोपाल जी को जो भोग लगेगा वो मटकी रबड़ी कुल्फी खिलाया करूँगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपनी दुकान चलाती थी और मटका रबड़ी कुल्फी बेचा करती थी और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। बबलू कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ताज़ा ताज़ा नारियल पानी। अरे ओ नारियल पानी वाले भैया, जरा इधर आना, ये लो भैया, ये ताज़ा ताज़ा नारियल पानी पियो। इस तरह बबलू दिन भर घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को बबलू घर वापस आकर अपनी पत्नी पीलू को पैसे देता है। ये ले पीलू, आज की कमाई, इसमें से आधे पैसे तू अलग जमा करके रख ले, अपने बेटे की पढ़ाई के काम आएंगे। पीलू उससे कहती है, सुनिए जी, आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा कीजिए, आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अरे क्या करूं पीलू, मुझे तो दिन भर मेहनत करना ही पड़ेगा ना, आखिर अपने बच्चे के भविष्य का सवाल है। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन बबलू जब नारियल पानी बेच रहा होता है तो उस पर बाज हमला कर देता है। उस बाज का शिकार बन जाता है।
सुंदरी ये सब दूर बैठकर देख रही थी। सुंदरी पीलू के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। पीलू, बहुत दुख की बात है, बबलू बाज का शिकार बन गया। ये सुनकर पीलू जोर जोर से रोने लगती है। ये आप क्या कह रही हो सुंदरी काकी? उस बाज की आखिर मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक पीलू बबलू की याद में दुखी रहती है। एक दिन उसका बेटा उसके पास आकर कहता है, माँ इतने दिन हो गए तुम सिर्फ रो रही हो, तुम कुछ खा पी भी नहीं रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जरा सोचो मेरा क्या होगा, इसलिए कुछ खा लो, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही कुछ खा लो। इस तरह से पीलू चिड़िया अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। एक दिन पीलू अपने बेटे से कहती है, बेटा तू घर में ही रहना और थोड़ा अपना ख्याल रखना, मैं नारियल पानी बेचने के लिए जा रही हूँ। माँ मैं भी तुम्हारे साथ नारियल पानी बेचने के लिए चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। पीलू कहती है, नहीं बेटा मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। पीलू किसी तरह अपने बेटे को समझाती है और फिर नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाती है। पीलू नदी के किनारे नारियल पानी बेचने लग जाती है। नारियल पानी ले लो, ताज़ा ताज़ा नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। पीलू की दुकान के बगल में कालू कौवे की दुकान रहती है। वो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करता था। कालू उससे कहता है, अरे पीलू तू यहाँ पर क्या नारियल पानी बेच रही है? यहाँ पर मेरी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है। आजकल जंगल के पक्षी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तू कहीं और जाके अपनी दुकान लगा। पीलू कहती है, ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपने नारियल पानी की दुकान लगाती हूँ। कालू सही कह रहा था। पीलू दिन भर बैठी रहती थी लेकिन उसका नारियल पानी नहीं बिकता था। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण सभी पक्षियों की तबीयत बिगड़ने लगती है। जंगल का डॉक्टर उन्हें कहता है, अरे जी आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसी की वजह से आप लोगों की तबीयत इतनी खराब होती जा रही है। अगर आप लोगों को अपनी तबीयत ठीक रखनी है तो ये कोल्ड ड्रिंक बंद करके ताज़ा ताज़ा नारियल पानी पिया करो। पीलू चिड़िया अपने नारियलों के साथ उदास बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि अब आगे उसका क्या होगा। तभी वहाँ पर जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे पीलू चिड़िया, हम आज से तुम्हारे से ही नारियल पानी खरीद कर पिया करेंगे। हम आज से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर देंगे। अब तुम हम सबको ये ताज़ा ताज़ा मीठा नारियल पानी दो और हाँ मलाई अलग से निकाल कर देना। पीलू कहती है, जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये स्वादिष्ट नारियल पानी दूंगी, इससे आप सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस तरह से पीलू और मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी बेचने लगती है और उससे उसकी बहुत बढ़िया कमाई हो जाती है। अब वो अपनी बेटी को अच्छा जीवन देती है। इस तरह पीलू अब खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी। जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई, माँ मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा मुझे तंग मत करो, जाओ ना अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी के चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है, जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा क्यों,
तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं।